नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 1 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे कि आज संडे है तो सिर्फ एक न्यूज़ सेक्शन वाला वीडियो ही हम अभी डिस्कस करेंगे आज के दिन। ठीक है, देखो फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है। जो हमारी लड़कियां हैं वुमेन हॉकी टीम, वो देखो अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, और ऐसे करते वो धीरे अब एंटर हो चुकी है क्वार्टर फाइनल्स में। ठीक है, अब क्वार्टर्स में वो पार्टिसिपेट करेंगी, फिर उसके बाद में आगे अभी 2 पड़ाव और रहेंगे। क्वार्टर्स को क्लियर करना है, फिर उसके बाद में सेमीज़ को, फिर बाद में फाइनल, तब जा कर के गोल्ड मेडल तक पहुंच पाएंगी। तो 4 दशक बाद में क्वार्टर्स में एंटर हो गई हैं और इसमें वंदना कटारिया ने अभी हैट्रिक लगाई है, मतलब 3 गोल्स किए हैं। ये जो मैच हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका को आउट किया है इंडियन टीम ने। ओके, तो इससे आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी असम मिज़ोरम में अभी भी बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है। यहाँ पर एक देख सकते हो पुलवामा अटैक जो करवाया था, मेन जो मास्टरमाइंड था जैश ए मोहम्मद का जो लीडर मसूद अज़हर, उसके रिलेटिव को मार गिराया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा एक तो ये देखेंगे कि माइनस फिजिक्स और मैथ्स को हटा करके इंजीनियरिंग के जो प्रपोजल बातचीत अभी एआईसीटीई के द्वारा दी गई थी, उसके ऊपर क्या अभी स्टेटस चल रहा है, थोड़ा सा आप ब्रीफ यहाँ से लेंगे। इसके अलावा कल जो प्रोविजनर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया और ये कहा कि पुलिस में कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने की ज़रूरत है और साथ में जो भी काम करने हैं उनको रिस्टोर करना है। मतलब जो भी इमेज डाइल्यूट हो गई है पुलिस की, बोलो उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो आईपीएस ऑफिसर्स पे है और उनमें आप लोगों जो प्रोविजनल आईपीएस थे उनको एड्रेस करते हुए ये कहा। साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप अब इंडिया के हाथ में आ गई है। 1 महीने के लिए ये रहती है। अब 1 महीने में बहुत सारे काम हैं, जानेंगे क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब ने लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो डीएसआर के अंडर में ला दी है। अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड देखोगे उसमें हाईएस्ट लेवल पे ये चल रहा है। डीएसआर का मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाऊंगा, जानेंगे मुद्दे को डिटेल में। ब्रू कम्युनिटी को लेकर के आर्टिकल है यहाँ पर। एक क्लैश शुरू हो गया है, मतलब एक लड़ाई हुई। त्रिपुरा में अभी सेटलमेंट फिक्स हुआ था ब्रू कम्युनिटी के लिए। ब्रू जिनको रियांग कम्युनिटी भी बोला जाता है, राइट, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा आगे देखते हैं, इंडिया चाइना के बीच में 12वें राउंड की बातचीत हुई है। अब आशा तो ये है कि कुछ और मुद्दों पर भी अभी डिसएंगेजमेंट हो, डी एस्केलेशन हो। बाकी तो देखने वाली बात है। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जहाँ पर अभी भी टेंशन हाई है, जानेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा बिजनेस ऑनली विद गवर्नमेंट, एनएसओ ग्रुप का जो पेगासस वाला इशू चल रहा है उसको लेकर के आर्टिकल है, थोड़ा सा हाईलाइट देखेंगे। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल तो देखो है, इंडिया में अब लो कॉस्ट मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आइडियाज़ को सीख कर रही है और प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करने की बातचीत की जा रही है, जानेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया यूएस रिलेशंस में, ट्रेड रिलेशंस में सर्विस सेक्टर का कितना क्या रोल है वो जानेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं अब डिटेल में, यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको। फर्स्ट न्यूज़ है माइनस फिजिक्स मैथ सपोर्ट फॉर न्यू इंजीनियरिंग नॉर्म्स। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बातचीत हो रही है। देखो बात ऐसी है कि नीति आयोग ने अभी एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ये बात हुई है कि एआईसीटीई ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रपोजल निकाला था, कुछ महीनों पहले, जिसमें ये था कि क्लास 12th में अगर 14 सब्जेक्ट की एक लिस्ट दी थी, उन 14 सब्जेक्ट्स में से जिन भी स्टूडेंट्स के कोई भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो इंजीनियरिंग के लिए आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उनको हायर इंजीनियरिंग में एंट्री मिल जाएगी। पर हाँ, एक चीज़ तो ये होगी 14 सब्जेक्ट्स। नंबर 2, इंडियन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बातचीत चल रही है। जैसे कि नीट जो एग्ज़ाम होता है ना मेडिकल एंट्रेंस के लिए, बोले उसी तरीके से इंजीनियरिंग के लिए भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में 11 जून को मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज किए गए थे कि आप फिजिक्स और मैथ्स को अगर आप माइनस कर दोगे फिर उसके बाद में भी आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन अलाउ कर रहे हो, तो ऐसे में बोले स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से वो डील करेंगे। ठीक है,
तो अभी जो मीटिंग हुई है इसमें देखो बहुत सारे जो कंसर्न रेज करने वाले इंडिविजुअल्स थे उन्होंने भी अब अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखाई दिए हैं कि AICTE का जो प्रपोजल था जिसमें 14 सब्जेक्ट्स की बात की गई थी, अगर 14 सब्जेक्ट से किसी ने 12th की है तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है, तो उसके सपोर्ट में अब ज़्यादा वोट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ये भी कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा दी जाए। तो ये है मेन मुद्दा। आप देख लेते हैं 14 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनको। ये देख सकते हो, ये है 14 सब्जेक्ट्स आपके सामने, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ही टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 14 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनसे किसी ने भी 12th की है तो वो फिर बाद में इंजीनियरिंग के लिए आगे जा सकेगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरा कि स्टूडेंट को 45% स्कोर करना होगा मिनिमम मार्क्स 12th में, ठीक है, तब जा कर के फिर वो आगे पढ़ पाएंगे। और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 40% की कट ऑफ पे भी उनका एडमिशन होने का स्कोप है इंजीनियरिंग के लिए। मतलब अगर नॉन अनरिजर्व कैटेगरी से है तब तो देखो 45% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इन 14 सब्जेक्ट्स में से कोई भी मेन सब्जेक्ट्स 3 होंगे वो लेकर के। साथ में आप देखोगे कि अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो फिर केवल 40% स्कोर करके भी वो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे, जैसे यहाँ पर आप देखो अनिल सहस्त्रबुद्धे, सारस्वत जी, ये बिल्कुल ऑपोजिशन में थे, पर अब इन्होंने अपना थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए AICTE का जो प्रपोजल है उसी के ऊपर आगे बातचीत करने की हो रही है। फिर भी देखो कंसर्न्स तो लगातार आ रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका बेस अगर 12th क्लास में नहीं क्लियर होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, तो ये तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी तो अभी तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। और एक चीज़ और कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, बोला उसी में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाने के लिए कहा गया था कि इंजीनियरिंग में हम ह्यूमैनिटीज़ को भी इंटीग्रेट करेंगे तो बोला अच्छे से और लर्निंग हो पाएगी, समाज के हिसाब से काम होगा। कहने का मतलब इंसानों को सोच समझ के काम करेंगे, केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं होगा, एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम किया जाएगा। तो इन दोनों मुद्दों पर भी सोचा जा रहा है। अभी फाइनल होने में थोड़ा टाइम है। बाकी प्रपोजल AICTE के ऊपर अब डिस्कशन और अच्छे से होने लग गया है, तो चांसेस तो हैं देखो इसके कि ये 14 सब्जेक्ट वाला जो नॉर्म है ये कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ जो है वो है कि इंडिया अब देखो प्रेसिडेंट के तौर पे 1 महीने काम करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपने टेन्योर में अभी कंटिन्यू कर रहा है, और ये शुरुआत हो गई थी 1 जनवरी 2021 से। अब 1 जनवरी 2021 से 2 साल का मतलब हो गया 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे मेंबर बना रहेगा। ये यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल बॉडी कही जाती है, ठीक है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 15 में से 5 तो देखो परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका हर 2 साल के अंदर इलेक्शन होता है, ठीक है। और उन 2 सालों के लिए अभी इंडिया अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप है ये अभी अगस्त महीने में रहने वाली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर किसी भी कंट्री को प्रेसिडेंटशिप मिल रही है ना, इसका मतलब है कि वो 1 मंथ के लिए रहेगी, अगले महीने कोई और आ जाएगा। तो मुद्दे कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें ग्लोबल टेररिज्म, कोविड जैसे मुद्दे हैं, इन पर बोला ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कहा है कि न्यू दिल्ली के हाथ में अगर ये आ चुका है, पावर अभी आ रही है, तो थोड़ा सोच समझ करके काम करे। देखो कौन कौन से मुद्दे हैं ये देखो। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला मुद्दा हाईलाइटेड रहेगा अगस्त के महीने में। दूसरा पीस कीपिंग फोर्सेस का कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, कैसे शांति स्थापित की जा सकती है थ्रू आउट वर्ल्ड। और फिर तीसरा मुद्दा है दैट इज़ काउंटर टेररिज्म, इस महीने में ये। और देखो पाकिस्तान तो आर्क राइवल है ही इंडिया का, तो वो कह रहा है कि भाई नॉर्म और रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिया अपनी प्रेसिडेंटशिप को कंटिन्यू करेगा, ये बात बोली है। देखो 75 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। अभी 75वां इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, 74 साल हो जाएंगे, ठीक है। 75वां शुरू हो जाएगा, तो फिर उसमें और उसके साथ में हम वहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे और एक प्रेसिडेंट के तौर पे हम वहाँ पर काम करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बोले ये बहुत वाकई में बहुत ही ज़्यादा
मेमोरेबल मंथ रहने वाला है हमारे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप एक बार थोड़ा ढंग से पढ़ोगे। फिर बात आ जाती है इसी पेज पे, कॉन्फिडेंस इन पुलिस लो, वर्क टू रिस्टोर पीएम टू आईपीएस प्रोबेशनर्स। बेसिकली आपको पता है कि आईपीएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। ठीक है, तो वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर जो प्रोविजनरी लेवल पे चल रहे हैं अभी, शुरुआत में जो उनको ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लर्निंग स्टेट होता है, तो उस टाइम पर उनसे बातचीत की गई कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, साथ में आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है और नेशनल इंटरेस्ट को आपको सबसे ऊपर रखना है। हर एक चीज़ के अंदर हमारे देश को कोई भी घात ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में ये भी बताया इन्होंने कि अभी रिसेंट जो भी डिजास्टर्स आए हैं वहाँ पर पुलिस में लोगों का कॉन्फिडेंस तो कम देखने को मिला, जबकि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो भी रही है ना, जैसे जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की बात करें तो वो वहाँ पर बोलो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया एनडीआरएफ में। बोलो उसी तरीके से आपको भी एक ज़ील के साथ काम करना पड़ेगा और उसमें आईपीएस ऑफिसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि वो लीडर्स हैं। ठीक है, साथ में ये भी कहा कि हम स्वराज्य की तो बात करते ही हैं पर आपको सुराज भी लाना है, मतलब गुड गवर्नेंस की तरफ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये स्लोगन गांधी जी ने दांडी मार्च के टाइम पे दिया था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यही बातें कुछ एनकरेजिंग है, कुछ सजेस्टिव हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट पंजाब के लिए कि पंजाब ब्रिंग्स 5.62 लाख हेक्टेयर्स अंडर डीएसआर, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का। डीएसआर का मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। देखो दो तरीके से राइस की कल्टीवेशन की जाती है। एक तरीका तो क्या होता है कि छोटी छोटी क्यारियों में पहले राइस की कल्टीवेशन कर दी जाती है और वहाँ पर छोटे छोटे सीडलिंग्स, मतलब छोटे छोटे जब प्लांट्स के तौर पे तैयार हो जाते हैं राइस, तो फिर उनको वहाँ से निकाल करके खेतों में फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका इसको पडलिंग मेथड भी बोला जाता है, पडलिंग है ना, पडल्ड राइस भी बोले जाते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट सीडिंग राइस। इसमें क्या होता है कि आप सीधा खेतों के अंदर चावल की बुआई कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे में अब डीएसआर वाले कॉन्सेप्ट पे अगर जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शिफ्ट होती है ना, तो उससे भी देखो बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि होता क्या है, ये जो सीडलिंग तैयार करता है ना क्यारियों में पहले, इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पंजाब जो है वो लगातार अभी भी पैडी पे रिलाई करने वाले स्टेट्स में से है। अभी भी खेतों में चावल की खेती बहुत ज़्यादा करता है और चावल एक वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्रॉप है। ऐसे में डीएसआर कॉन्सेप्ट पे अगर चावल की खेती की जाती है ना, तो ये एक ऑप्शन आता है कि आप चावल की खेती भी कंटिन्यू कर सकते हो और जो ग्राउंड वाटर है उसको आप 15 से 20% तक बचा सकते हो। मतलब इरिगेशन में अगर 100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल राइस कल्टीवेशन में होती है, तो आप डीएसआर कॉन्सेप्ट पे अगर राइस की कल्टीवेशन करते हो ना, तो आपको वहाँ पर 75 टू 85 लीटर्स में ही काम हो जाएगा वो। तो इतना पानी बच जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर सेविंग आप इंश्योर कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि पंजाब ने 5.62 लाख हेक्टेयर राइस जो है वो डीएसआर सिस्टम के अंडर में ले लिया है, जो कि अपने आप में अभी तक का हाईएस्ट डेटा है, अभी तक जो डेटा अवेलेबल है। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर देखें तो लगभग एवरेज 10% से 46% तक का डीएसआर एरिया अभी तक कवर हो चुका है। टोटल राइस कल्टीवेशन मान लो जितना भी होता है उसका 10 से 46% तक वेरी कर रहा है वो। केवल लुधियाना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी भी डीएसआर के अंडर में केवल 7.4% जो राइस कल्टीवेशन वाला एरिया है वो आता है। तो डीएसआर देखो जब कभी भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करो ना, तो ये आप सजेशन में दे सकते हो कि डीएसआर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर शिफ्ट होते हैं तो हम लगातार ग्राउंड वाटर को सेव भी कर पाएंगे और राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंश्योर कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डेटा बताए जा रहे हैं, जो कि इंडिया लेवल पे इतना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग डेटा बताए जा रहे हैं, जो कि इंडिया लेवल पे इतना काम का नहीं है। मेन जो चीज़ थी वो डीएसआर के बारे में जानना। और देखो पंजाब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट है, तो ऐसे में वहाँ पे पडल्ड राइस के कंपैरिजन में अगर डीएसआर की तरफ अगर जाया जाता है तो थोड़ा फ़ायदा रहता है।
अच्छा, डीएसआर पे जा रहे हैं तो नॉन बासमती राइस, अब एक तो होता है देखो बासमती राइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राइस होता है बासमती वाला, तो अभी तक तो इसमें तो अभी भी पडल राइस वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, वही खेत क्यारी के अंदर सीडलिंग तैयार कर दी और फिर उन सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया खेतों के अंदर, तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और नॉन बासमती राइस जो होते हैं उनको डीएसआर में अब जब शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी है, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट तो देखने को मिल रहा है, और कोशिश ये है पंजाब के द्वारा कि आने वाले टाइम पे और ज़्यादा डीएसआर मेथड के ऊपर ही राइस कल्टीवेशन वहाँ पे और प्रमोट की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो, इंडिया चाइना दोनों के बीच में 12वें राउंड की बात हुई है और आशाएं हैं कि कुछ सफलता मिले। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता मिलना। ठीक है, तो 12th राउंड की हुई है और बातचीत हुई है, वो है चुशुल मोल्दो बॉर्डर के पास में, और वो भी कहाँ पे, चाइनीज साइड में जाकर के ये बातचीत हुई है मिलिट्री पर्सनल्स के बीच में। ओके, अब बात ऐसी है कि अभी एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, ये कुछ ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर चाइनीज़ मिलिट्री और हमारी मिलिट्री आमने सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट के स्कोप बनाई दे रहे हैं। ठीक है, LAC के अक्रॉस, बट अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फ्रिक्शन डाउन होने के स्कोप बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उनमें भी अभी बातचीत होगी। ठीक है, जैसे कि देप्सांग प्लेन्स, यहाँ पर स्कोप कम दिखाई दे रहा है, ऐसे ही देमचोक एरिया, देप्सांग प्लेन्स में चाइनीज़ ट्रूप जो है वो इंडियन सोल्जर्स को लगातार ब्लॉक कर रहे हैं कि वहाँ पर वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, जहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती थी इंडियंस के द्वारा, जिसमें पेट्रोलिंग ये जो PP पॉइंट्स हैं 10, 11, 11A, 12, 13 ये रीजन्स हैं मेन, तो आप देख सकते हो देप्सांग प्लेन्स और देमचौक। तो बातचीत तो बहुत हुई है, और जो फरवरी में बातचीत हुई थी उसका आउटब्रेक आपको पता ही है, उसका क्या मिला था हमें, ब्रेक थ्रू जॉब मिला था, जिसमें पैंगोंग शो वाले रीजन से डिसएंगेजमेंट हो चुका था। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बातचीत तो अभी कंटिन्यू की जा रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एंगेजमेंट अगर रुक जाती है ना तो प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं। फिर देखो, P चिदम्बरम जी का सवाल वही अभी कंटिन्यू चल रहा है सरकार के ऊपर कि आप एक चीज़ बताओ, जब इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो पेगासस वाला मुद्दा चल रहा है स्पाईवेयर का, तो NSO ग्रुप ये बोल रहा है कि हमने केवल और केवल सरकार को भेजा है, हमारा जो ये डिवाइस है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस, इस डिवाइस को हमने केवल और केवल गवर्नमेंट एजेंसीज को ही मतलब हैंड ओवर किया, उन्हीं को सेल किया, वही हमारे कस्टमर्स हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को तो बेचा है NSO ने, पर जब सवाल पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई आपने क्या ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया, तो वो क्लियर जवाब देते नहीं है। यहाँ पर या तो यस या फिर नो में एकदम क्लियर जवाब होना चाहिए था, पर उनकी तरफ से कोई जवाब क्लियर नहीं आ रहा है। साथ में फिर क्लाइंट्स की बात की जाए तो NSO ने अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ क्लाइंट्स ग्रुप को एकदम बैन भी किया है कि ये जो रिपोर्ट आई है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, कुछ जर्नलिस्ट्स ने मिलकर के ये चीज़ एक्सपोज की है कि इंडिया को इंक्लूड करते हुए बहुत सारे कंट्रीज़ में स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है और वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, उनके फ़ोन को ट्रेस करना, वो सारी चीज़ें, तो बोलो उसमें जल्दी से NSO ने अपने क्लाइंट्स को कुछ एक को बंद कर दिया। ठीक है, फिर सवाल यही बार बार में आता है कि यहाँ पर जब एकदम क्लियर सिग्नल आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रही। फिर देखो, अलग अलग कंट्रीज़ की बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, जैसे फ्रांस की जो कि बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेसी है, हार्डवायर डेमोक्रेसी जैसे इजराइल की बात करो, या फिर क्वेश्चनेबल डेमोक्रेसी हंगरी जहाँ पर डेमोक्रेसी की कमी है। फ्रांस में जैसे ही ये पता पड़ा ना कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ है, तो इमैनुअल मैक्रो ने सीधा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली, नेफ्ताली बेनेट से, कि भाई ये मुद्दा क्या है, आप इन्वेस्टिगेट करो, आपके यहाँ की कंपनी है NSO, उसका प्रोडक्ट ये गड़बड़ कर रहा है, देखो। तो वहाँ से तो ये रिएक्शन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल की सरकार ने भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटे, और हंगरी में यहाँ तक बात आ गई है कि सरकार जो है अब रिज़ाइन करे। पर हमारी सरकार ने अभी तक भी इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस को ना तो अलाउ किया है, ना कोई क्लियर सिग्नल दिए हैं, इवन इन्वेस्टिगेशन के अपोजिशन में खड़ी है सरकार। तो सवाल यहाँ पर बार बार यही उठते हैं। और हाँ, अभी हमने देखा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको चेयर करते हैं शशि थरूर जी, उसकी मीटिंग में भी पेगासस से रिलेटेड बातचीत होने वाली थी, तो वहाँ पर क्यों आपने इग्नोर किया, क्यों वहाँ पर बीजेपी के लीडर्स जाकर के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल है राइट टू प्रिवेसी को लेकर के। ओके, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में गवर्नमेंट का कंटिन्यू करना,
तो बाकी तो देखो टाइम बताएगा, फिलहाल तो सवाल उठाए जा रहे हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हम इकोनॉमी पेज पे आ गए हैं। तो इंडिया देखो लगातार कोशिश कर रहा है कि लो कॉस्ट मोबाइल प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्शन इंडिया में की जाए, और इसके लिए इंडियन मतलब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने कंटेस्ट को भी प्रमोट किया है। दैट मीन्स कि कैसे भी करके कंपटीशन प्रमोट हो और इंडिजीनस प्रोडक्ट से हम यहाँ पर तैयार कर लें। इसमें मेन फोकस जो है ना वो देखो यहाँ पर कि लो कॉस्ट पावर बैंक हो गया, वायरलेस चार्जर्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्मार्टफोन्स के साथ में हम यूज़ करते हैं। तो बोला इनके लिए हम क्यों ना इंडिया में ही प्रोडक्शन एनकरेज करें। तो उसके लिए देखो एक कैश प्राइज रख करके कंपटीशन को बुलाया गया, और जो भी इनोवेटर्स हैं या लोकल जो कंपनीज हैं उनको बुलाया गया है कि आप अपने डिज़ाइन सबमिट करो, आइडियाज़ लेकर के आओ। इसके लिए प्राइस 25,000 रुपये का रखा कि भाई जो भी अच्छी डिज़ाइन बनाएगा उसको हम 25,000 रुपये देंगे। प्रोटोटाइप का मतलब एक मॉडल तैयार करना, ठीक है, जिससे कि फिर आने वाले टाइम पे फिर मास लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो अभी तक क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे अगर एक्सटर्नली हम डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर बाद में वही चीज़ है। यहाँ पर अगर ये जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन के लिए अगर एनकरेज करती है सरकार, तो इससे देखो भारत में भी जॉब क्रिएशन हो पाएगी। ओके, तो वही मेन बात है। तो लो कॉस्ट मोबाइल हैंडसेट हो गए या फिर जो भी हमने डिवाइसेस देखे वो। साथ में हमारे यहाँ पर वोल्टेज और वॉटेज की अगर बात करें, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना, बीच में लाइट चली जानी, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत मैटर करते हैं। तो एक ये डिज़ाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसमें अवार्ड, लाइसेंस से मतलब अवार्ड देना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। देखो जनवरी की बात है, गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए का फंड भी क्रिएट किया था। ठीक है, उस फंड का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीडिंग फंड। लिख लो इसको ऐसे कैसे, स्टार्टअप इंडिया सीडिंग फंड। क्या काम था इसका कि शुरुआत में कोई भी स्टार्टअप अगर इस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है अपने, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फंड ये लॉन्च हुआ था और इसके पहले भी एक फंड लॉन्च हुआ था 2020 में, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था 300 स्टार्टअप्स को, और उसमें जो सीड फंड है, सीड फंड का मतलब स्टार्टअप्स को जो शुरुआत में पैसों की ज़रूरत होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप काम करना चाह रहा है, तो बोला 25 लाख रुपए तक की सहायता देने तक की बात की गई थी। और उसी के बाद में अब ये जनवरी 2021 में 1,000 करोड़ का एक सीड फंड लॉन्च किया गया है, जिसको बोला जाता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ये आप लिख ही लो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है ये। ठीक है, इसके पहले डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसके लिए टैगलाइन, नेम्स, लोगो, ये डिसाइड करने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके और माई गोव इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के एक कंपटीशन लॉन्च किया कि बोलो जो सबसे शानदार नेम देगा इस न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, अच्छी टैगलाइन देगा और अच्छा लोगो देगा, उसको हम प्राइज प्रोवाइड करेंगे। और कैश प्राइज रखा, मतलब एक कॉम्पिटिटिव मैनर के अंदर एनकरेज करना। ठीक है, बोला फर्स्ट प्राइज विनर को हम 5 लाख देंगे, फिर सेकंड को 3 लाख और फिर 2 लाख। ये चीज़ फिर फाइनलाइज हुई थी। फिर आप देखो फाइनली ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, BIFID, यहाँ पढ़ सकते हो आप इस तरीके से, ये बिल भी पारित कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो पॉइंट क्या रहा है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सरकार अपनी तरफ से नए नए तरीके ला रही है। ये है मुद्दा, आगे चलते हैं। फिर देखो छोटी सी न्यूज़ है कि सर्विस ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इंडिया और US के बीच में जो बिजनेस टाइज हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, और दोनों कंट्रीज़ बोले लगातार काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। इंडिया और US दोनों नेचुरल पार्टनर है, ये बात कही गई है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। अभी फ़िलहाल एक सेकंड इंडो US सर्विस समिट ऑर्गेनाइज की गई है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। बोला इंडिया और US दोनों साथ में
काम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस के लिए और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, और उसमें सर्विस सेक्टर की जो ट्रेड टाइज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। इंडिया और यूएस दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इंडिया आज लो सर्विस प्रोवाइडर की बजाय एक हाई वैल्यू एडेड पार्टनर बन गया है, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन और यूएसए की पर्टिकुलरली बात की जाए तो। ठीक है, और साथ में कोविड-19 से पहले जो सर्विस एक्सपोर्ट हुआ करता था हमारे यहाँ से, उसका 97% तक लेवल हम गेन कर चुके हैं। अभी डेटा थोड़ा काम का है कि इंडिया यूएस के बीच में सर्विस ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना, वैसे तो खैर इंडिया यूएस का नहीं है पर्टिकुलर, ये तो ओवरऑल डेटा है कि इंडिया का जो वर्ल्ड के लिए सर्विस एक्सपोर्ट 2001 से 2002 के बीच में $17 बिलियन का हुआ करता था, वो अभी बढ़कर के फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना हो गया है, $205 बिलियन का। तो लगभग 2001 से लेके 2021 तक आते आते कितना गुना हमने सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, 12 गुना। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक ये न्यूज़ पीछे रह गई थी, त्रिपुरा में ब्रू कम्युनिटी का क्लैश हो गया वहाँ पर। ठीक है, त्रिपुरा में ही आप देखो अभी सेटलमेंट करने का एक आउटकम निकला था, जिसमें 4 पार्टी एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिजोरम की सरकार, एक त्रिपुरा की सरकार और एक था आपका जो ब्रू कम्युनिटी के लोग थे वो, उनके साथ में मिलकर के फिर बाद में ये फाइनल एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ जी, त्रिपुरा में ब्रू कम्युनिटी के लोग, ब्रू कम्युनिटी बेसिकली क्या है, इनको रियांग कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंडिजीनस लोग हैं, मतलब वहाँ के नेटिव आप कह सकते हो। ठीक है, इनको त्रिपुरा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है, पीवीटीजी के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। और त्रिपुरा में इनके सेटलमेंट के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के और ये सारे काम चल रहे थे। पर उसी दरमियान ब्रू कम्युनिटी जो कि ब्रू कम्युनिटी और चोराई कम्युनिटी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, चोराई कम्युनिटी कहाँ पे है, त्रिपुरा में। ब्रू कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट की नेटिव जो कि मिजोरम और मेनली त्रिपुरा, इन 2 स्टेट्स में आपको देखने को मिलती है। और ब्रू कम्युनिटी का दूसरा नाम है रियांग। ठीक है, तो चोराई आपको भी याद रखनी है, त्रिपुरा, ब्रू कम्युनिटी त्रिपुरा एंड मिजोरम बोथ। ओके, तो इसके बारे में आप देखो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे एक बार ब्रू कम्युनिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, पीवीटीजी, इसके बारे में भी आप एक बार अच्छे से देखोगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये पीवीटीजी पे। ओके, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स पेज पे देखिए तो इंडिया देखो 60वीं रैंक पे पहुंच गया है, गिरते गिरते अभी तक भी सिर्फ एक सिल्वर मेडल, 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ एक सिल्वर मेडल। और जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना, वो फर्स्ट रैंक पे चल रहा है 46 मेडल्स के साथ में। अब आप देख लो कितना, मतलब खैर कोई नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ओलंपिक्स को प्रमोट करने की कोशिश भी की जा रही है। 2017 में ओलंपिक पोडियम करके स्कीम भी शुरू की गई थी, है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम, पर वही चीज़ है, अभी तो केवल एक ही मेडल मिला है। बाकी फ़िलहाल देखो डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत ये फाइनल्स में एंटर हो चुकी है। क्वार्टर्स की हम बात करें तो इंडियन हॉकी टीम ऑलरेडी हो ही चुकी है। एक छोटी सी ये न्यूज़ आ रही है, देखो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। और उस क्रिकेट बोर्ड में अब आप देखो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वही तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है ना, तो ऐसे में इस कश्मीर प्रीमियर लीग में जो भी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं उनको वार्निंग दे दी गई है बीसीसीआई के द्वारा कि जो लोग भी इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाई जाने वाली लीग जिसका नाम है कश्मीर प्रीमियर लीग, उसमें जो भी इंटरनेशनल प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा उसको इंडिया में कोई कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो T20 लीग हो या कोई कुछ और मुद्दे पे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहे। तो ये चीज़ क्या है कि इंटीग्रिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से हमारी संबंधित है। और ये चीज़ बीसीसीआई ने सीधा कहा है कि हमारी सरकार का जो कदम उठाया हुआ है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी देखो पीवी सिंधु अब ब्रॉन्ज के लिए फाइट करेंगी। ओके, और तो इसके अलावा इंडियन जो हॉकी टीम है वो भी क्वार्टर फाइनल्स में है।
तो देखते हैं अच्छा खासा कुछ अगर परफॉर्मेंस निकल के आता है तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, वहाँ पर आउटकम होना ज़रूरी है, मेडल तो आना ही चाहिए। बाकी तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो प्लेयर्स भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। न्यूज़पेपर आपको कल सुबह मिल जाएगा। थैंक यू।